हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को। क्लास 12th के साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, ठीक है। तो यह स्ट्रीम 2 का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इसी तरह प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो उसी को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है और हम लोग चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न देखेंगे। चलिए, छोटा छोटा प्रश्न रहेगा। भाषिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो हम लोगों को छोटा छोटा आंसर भी देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। भाषिक बुद्धि का संबंध पढ़ने, लिखने, सुनने, बातचीत करने, समझने आदि से है, ठीक है। जो हम लोग भाषा को संप्रेषण करते हैं, भाषा को क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, समझते हैं, किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, किसी को अनुभव को समझते हैं, सब कुछ हम लोग इसी के आधार पर जानते हैं। कभी अन्य लोगों की अपेक्षा इस क्षमता का बेहतर प्रदर्शन किया है, ठीक है। इसी तरह लिखना है। नंबर 2 में जो प्रश्न है देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि से क्या समझते हैं? छोटा छोटा गार्डन साहब ने आंसर दिया है। देखिए, गार्डन साहब के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि आंकिक समस्याओं से संबंधित अमूर्त रूप से तर्क तथा प्रतीकों का उपयोग से संबंधित है। इसका प्रदर्शन वैज्ञानिक कार्यों से होता है। इसका संबंध क्या होता है? वैज्ञानिक कार्यों से होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने प्रस्तुत किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे, ठीक है। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह बुद्धि के 3 तत्वों का सिद्धांत रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, स्टर्नबर्ग किन 3 प्रकार की बुद्धि की चर्चा करते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, स्टर्नबर्ग किन 3 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। 1 नंबर विश्लेषणात्मक और 2 नंबर में सृजनात्मक, तीसरा नंबर में व्यवहारिक बुद्धि को दिया है, ठीक है। चलिए, अभिरुचि क्या है? देखिए, अभिरुचि से क्या समझते हैं? तो अभिरुचि से देखिए, अन्य क्रियाओं की अपेक्षा किसी विशेष क्रिया या क्रियाओं से स्वयं को अधिक संलग्न रखना व्यक्ति की अभिरुचि का परिचायक होता है। मतलब कोई भी कार्य के ऊपर अपना रुचि रखना। व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी जिसे हम लोग कहते हैं, का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व का अर्थ है व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की वे विशेष जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। पर्सनालिटी मतलब वही होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से थोड़ा अलग दिखते हैं, अलग बोलते हैं, सब कुछ में थोड़ा डिफरेंस हम लोगों को लगते हैं, वही होता है उसका पर्सनालिटी, ठीक है। वातावरण का क्या अर्थ है? तो वातावरण का अर्थ हम लोग जानेंगे, एक व्यक्ति को घेरे हुए संपूर्ण भौतिक सामाजिक परिस्थितियों की समग्रता या कोई अंश जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है, वो वातावरण कहलाता है। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं इस जगह का वातावरण एक जैसा है, दूसरे को जहाँ रहता है उसका उस जगह में वातावरण उसका जैसा है, मतलब अलग अलग वातावरण होता है। जहाँ जो रहता है वही उसका वातावरण, सब कुछ वहीं से बड़ा होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए, मनोवृत्ति क्या है? मनोवृत्ति हम लोग जानेंगे। मनोवृत्ति क्या है? देखिए, मनोवृत्ति व्यक्तित्व की मानसिक एवं स्थानिक अवस्थाओं है जो संबंधित वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं का गति प्रदान करता ही होता है मनोवृत्ति, ठीक है। चलिए, हम लोग अभी देखेंगे परिवेशिक प्रदूषण क्या है।
परिवेशिक प्रदूषण एक ऐसा वातावरण प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है या वातावरण प्रदूषण है जिसके द्वारा पर्यावरण का विभिन्न तत्वों का प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके माध्यम से पर्यावरण में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है और इसके द्वारा ही पर्यावरण में क्या होता है, विषाक्तता की चीज़ उत्पन्न होती है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इनके माध्यम से पर्यावरण में विचलन उत्पन्न होता है। परिवेशिक प्रदूषण से मानवीय जीवन का बुरा प्रभाव पड़ता है, हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए समायोजन क्या है। अगर आप लोग समायोजन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी ही समझते हैं, है ना। एडजस्टमेंट बोलेंगे तो समझ जाएंगे, समायोजन बोलेंगे तो हम लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट क्या होता है आप लोगों को पता होगा। अक्सर व्यक्ति के सामने प्रकृति तथा अन्य समस्याओं उपस्थिति रहती है जिनके साथ उसे समायोजन करना पड़ता है। एक जगह में प्राकृतिक के साथ जो हम लोग रहते हैं, जहाँ भले लोग, बुरे लोग, अच्छे लोग, सब लोग रहते हैं, वहाँ का जलवायु होता है अलग रूप से, विभिन्न प्रकार के जो मिलता है हम लोगों को वही होता है, जो विभिन्न प्रकार की भाषा भी बोला जाता है, सब कुछ हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे तो वही होता है समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक है, अतः समायोजन वातावरण तथा जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालने को कहा जाता है और जहाँ जैसा जलवायु होगा वहाँ उसी तरीके से हम लोगों का रहना होगा और वही जो हम लोग रहते हैं वही होता है एडजस्टमेंट, वही उसी को हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, टोकन अर्थनीति किसे कहते हैं? टोकन अर्थनीति, देखिए टोकन अर्थनीति में से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है। देखिए टोकन इकोनॉमी उसे कहते हैं जिसमें छोटे बच्चों के खाना खाने के व्यवहार से लेकर चिकित्सा केंद्र में भर्ती मनोविक्षिप्त रोगियों तक के लिए अनुकूलनपूर्ण व्यवहार की स्थापना के लिए प्रोत्साहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो हम लोग व्यायाम करते हैं ना, वही होता है प्राणायाम, तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए योगासन के 8 अंग होते हैं जिनमें प्राणायाम भी एक है। प्राणायाम का संबंध सांस लेने के नियम से है। विभिन्न आसन के प्राणायाम के अलग अलग तरीके होते हैं। लंबी और आराम से सांस लेना तथा छोड़ना प्राणायाम के एक अच्छी विधि है। इस आसन से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यही होता है प्राणायाम। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। औपचारिक समूह किस प्रकार अनौपचारिक समूहों से भिन्न होता है? ठीक है, चलिए औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह हम लोग दोनों को समझते हैं। औपचारिक समूहों का निर्माण कुछ विशिष्ट नियमों विधियों आधारित होता है और सदस्यों की सुनिश्चित भूमिकाओं होती है। इसमें मानकों का एक समुच्चय होता है जो व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होता है। कोई विश्वविद्यालय एक अनौपचारिक समूह का उदाहरण है। दूसरी तरफ अनौपचारिक समूहों का निर्माण नियमों विधियों पर आधारित नहीं होता है और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध भी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे अभी बुद्धि के पास प्रतिमान के कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बुद्धि के पास प्रतिमान सिद्धांत का प्रतिपादन जे.पी. दास, नागलिरी एवं किशी ने 1994 ईस्वी में किया। वास्तव में पास मतलब P फॉर प्लानिंग, S फॉर अटेंशन और S फॉर सिमुलाइजेशन एंड फॉर सक्सेसिव का संक्षिप्त संकेत अक्षर जो दिया है वो पास है। यह सिद्धांत मस्तिष्क की क्रियाओं पर आधारित 3 मस्तिष्कीय क्रिया तंत्रों पर निर्भर किया यह प्रणाली है। सबसे पहले उत्तेजना,
एवं अवधान के अंतर्गत एवं विशिष्ट दिशा और ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य होता है। ध्यान चयनात्मक होता है और जो लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक है। समकालिक अनुक्रम में उस उत्तेजना के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया अर्थ को समझने में मदद करती है। यह विभिन्न उद्दीपकों एक ही समय समूहों में एकत्रित करने में जुड़ी होती है। इसमें समग्रता की प्रक्रिया होती है। समकालिक एवं अनुक्रमिक क्रियाओं का प्रयोग विभिन्न सेवाओं से जैसे श्रवण, संवेदना, दृष्टि से संवेदना आदि से जुड़े कार्यों को करने की क्रिया को कहा जाता है। ठीक है। यह उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक स्तर पर होता है। इसमें बुद्धि का ज्ञानात्मक विकास भी संभव होता है। ठीक है। इसमें क्या है देखिए, सूचनाओं पर ध्यान देने एवं प्रक्रम के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया होती है। नियोजन से तात्पर्य योजना बनाने के साथ साथ रणनीति का निर्धारण करना या एवं निष्पादन की देखरेख करना है और समस्या समाधान, एक आत्मनिगरानी आदि होती है। ठीक है। गतिविधियों नियोजन के अंतर्गत आती है और नियोजन से मस्तिष्कीय क्रियातंत्रों को भी शक्ति मिलती है। ठीक है। सामाजिक प्रतिबल की व्याख्या करें। हम लोग सामाजिक प्रतिबल पर व्याख्या करेंगे अभी। ठीक है। देखिए, लोगों के समूहों को समाज कहते हैं। लोगों को समूहों को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ठीक है। समाज में सामाजिक मान्यताओं भी होती है। समाज में सामाजिक कुछ मान्यताएं होती हैं, आप लोग जानते होंगे। साथ ही सामाजिक प्रतिबल भी पाए जाते हैं। कुछ सामाजिक घटनाएं जैसे परिवार में किसी की मृत्यु, बीमारी, विवाह, विच्छेद, तनावपूर्ण संबंध, लगाव, प्रतिकूल पड़ोसी आदि सामाजिक प्रतिबल के उदाहरण है और इसमें अधिकतर जीवन में प्रमुख प्रतिबल होते हैं जो व्यक्ति को जीवन के विभिन्न अवसरों पर प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के प्रतिबलों के अनुकूल या अनुभव व्यक्तिक विभिन्नताओं पाई जाती है। इसे ही सामाजिक प्रतिबल कहते हैं। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाल अपराध से आप क्या समझते हैं? बाल अपराध क्या है? देखिए, आजकल बाल अपराध की समस्या बढ़ती जा रही है। बहुत से बच्चे और किशोर छोटे छोटे अपराध करते हैं जैसे चोरी या गलियों में लड़ाई। फिर भी कुछ ऐसे हैं जो निरंतर ही दंग से कार्य करते हैं, अन्य व्यक्तियों या उसकी संपत्ति की हानि पहुंचाता है। ये आचरण मनोविकृति वाले व्यक्ति है। इसके अंतर्गत बहुत प्रकार व्यवहार स्वरूप जैसे आक्रामकता, अवज्ञता, विद्रोह, वाचिक विद्रोह, झूठ बोलना, विध्वंसात्मकता, ये ऐसा सब वर्ड दिया हुआ है ना। तोड़ फोड़, चोरी करना, कम आयु में मादक द्रव्यों का प्रयोग सम्मिलित है। बाल अपराध व्यवहार के अनेक कारण हैं जिनमें दोषपूर्ण द्वितीयक समायोजन, नीति, निराशा, कुंठा, दोषपूर्ण राजनीति आदि प्रमुख है। इन कारणों से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। हम लोग 18 नंबर वाला प्रश्न पढ़ेंगे। एक कुशल परीक्षक के रूप में परीक्षक की क्या भूमिका होती है? चलिए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का क्रियान्वयन या प्रशासन करने वाले को परीक्षक कहते हैं। ठीक है। उससे यह आशा की जाती है कि वह परीक्षण के निर्देशों का सही पालन करते हुए परीक्षण का प्रशासन करेगा। अतः परीक्षण के प्रामाणिक निर्देशों का सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। साथ ही परीक्षण के परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक नियंत्रण भी जरूरी होता है। परीक्षण का
एक क्रियान्वयन बिना विशेषज्ञ की देखरेख के तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उनके अंकन एवं स्व प्रशासन के लिए पूरी तरह से प्रमाणित वैध योजनाबद्ध न हो। जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है उसे परीक्षार्थी कहते हैं। परीक्षण का प्रशासन प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षार्थी को परिस्थितियों के बारे में सम्यक जानकारी दे दी जानी चाहिए ताकि परीक्षार्थी उस अनुक्रियाओं द्वारा उपयुक्त एवं सही परिणाम प्राप्त कर सके। जब हम लोग किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सभी विवरण की जानकारी देते हैं ताकि उसका कोई बीच में या अंत में या फर्स्ट में कोई समस्या ना हो। इसीलिए सभी जानकारी देते हैं और उसके बाद से ही उसका एग्ज़ाम हम लोग चालू करते हैं। परीक्षण का प्रयोग करने वाले और परीक्षक अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। परीक्षण प्रशासन से पहले ही परीक्षण से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान परीक्षण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न करने वाली किसी भी रहस्यात्मक को दूर करने में सहायता मिलती है। इससे मनोवैज्ञानिक परीक्षण सही रूप से होता है। चलिए, गार्डन द्वारा बताई गई बहुबुद्धि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं तो हम लोग देखेंगे। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गार्डन ने अलग अलग व्यक्तियों का बुद्धि परीक्षण किया और 3 भिन्न स्थितियों का भी समर्थन किया। क नंबर में देखिए, बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। बुद्धि क्या है? कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कोई भिन्न प्रकार का बुद्धियों का अस्तित्व होता है। ख में देखिए, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से आत्मतंत्र रहकर कार्य करती है, अर्थात बुद्धि एकल योग्यता नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों का मिलाव होती है। विभिन्न प्रकार की बुद्धियों आपस में अंतःक्रिया करती है, अर्थात किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए भिन्न प्रकार की बुद्धियों आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ साथ कार्य करती है। ठीक है, दोनों तीनों चारों बुद्धियों को एक साथ मिला जुला कर सभी को मिलजुल कर वहाँ कार्य करती है। और इस प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अध्ययन करने के बाद गार्डन ने बुद्धियों का 8 भागों में विभाजित किया है। पहला देखिए क्या है, भाषागत, तार्किक, गणितीय, आदेशिक, दृश्य, बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल, संगीत परक या संगीतपक, सांगीतिक, लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशील आदि। ये सारे क्या है? बुद्धि के ये सारे क्या है? विभिन्न प्रकार के बुद्धि को यहाँ बताया गया है। और 5वां नंबर में क्या है देखिए, शारीरिक गति संबंधी शारीरिक अंगों का लोचलचापन। अंतव्यक्ति अपनी निजी भावनाओं को इच्छाओं से अभिव्यक्त करता है और प्रतिवादी जो पर्यावरण से प्रकृति की ओर विशेष कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोग आज देखें क्लास 12 के मनोवैज्ञानिक को देखें। ठीक है, सेट 1 को हम लोग देखें। ठीक है, तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा हम लोगों का, तो एक लाइक ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप न्यू है स्टूडेंट में इस चैनल पर तो ज़रूर से ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये चीज़ बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो जब सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मिलने के लिए हर प्रकार की वीडियो यहाँ बनाया जाता है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या होगा तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जितना हो सके हमसे हम आप लोगों का हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।